मॉडर्न हिस्ट्री में हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की सीरीज में नेक्स्ट, दैट इज वारन हेस्टिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। बहुत से ऐसे परिवर्तन जो इनके द्वारा किए गए, इन्हीं को पूर्ण रूप से विकसित करके कॉर्नवालिस ने एक ऐसा स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपको प्रोवाइड किया जो लगभग बिना बड़े परिवर्तन के ही 1858 तक चलता रहा। आपने उसी को फॉलो किया। तो वारन हेस्टिंग का जिक्र होना बहुत ज़रूरी है। हम सारे रिफॉर्म्स इनके, हर प्रोसेस को आपको बहुत खूबसूरती से समझाएंगे। आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और गवर्नर जनरल भी इंडिविजुअली कवर हो जाएगा। देखिए, जब हम वारन हेस्टिंग की बात करते हैं तो जैसे हमने क्लाइव के बारे में बताया था, इनका जन्म ऑक्सफोर्ड शायर में हुआ था, लंदन में। तो वारन हेस्टिंग कहाँ जन्मे हैं? ऑक्सफोर्ड शायर। बिल्कुल भी इस पे एमसीक्यू नहीं आएगा, लेकिन ये चीज़ें हमें किसी को याद रखने में बेहतर बनाती हैं। वहां पर जब इनका जन्म हुआ तो इनके पिता एक क्लर्जी हुआ करते थे, क्लर्गी जिसे हम कहते हैं, चर्च में एक प्रीस्टली पोस्ट के तौर पर जाने जाते हैं। अब चूंकि धर्म के माध्यम से ही न्याय किया जाता था, तो इन्हें सॉलिसिटर भी कह सकते हैं। तो देखिए, क्लाइव के पिता से इनका प्रोफेशन बिल्कुल अलग है। जहां पर वो लैंड ऑनर हुआ करते थे, वहीं पर ये एक क्लर्की की पोस्ट पर थे। ऐसे में कोई परिस्थितियां ऐसा बनी, ऐसा लगता है कि इनके जन्म के बाद इनकी माता का देहांत हो गया और इनके पिता को वेस्ट इंडीज जाना पड़ा। एक स्टोरी ये है, एक स्टोरी ये है कि इनके पिता ने इन्हें छोड़ दिया था। तो फिर इनके अंकल इन्हें रेज किया, उन्होंने इन्हें आगे बढ़ाया। ऐसे में अंकल के द्वारा इन्हें एक स्कूल में डाला गया। वो था वेस्टमिंस्टर स्कूल। आप जानते हैं वहाँ की पार्लियामेंट भी वेस्टमिंस्टर में ही है। क्लाइव से वारन हेस्टिंग टोटली अलग थे। वारन हेस्टिंग वेस्टमिंस्टर स्कूल के स्कॉलर थे और ऐसे कोई अवार्ड नहीं जो इन्होंने उन दिनों में नहीं हासिल किए थे। ये बड़ी बात है। उपद्रवी बिल्कुल भी नहीं थे। कस्टम कल्चर मैनर की स्टडी में इनका बहुत फोकस रहता था। वारन हेस्टिंग का इसी वजह से कस्टम कल्चर मैनर में काफ़ी इंटरेस्ट रहा और स्टडी में काफ़ी उत्कृष्ट छात्र के तौर पर ये जाने गए। यही कारण शायद माना जा सकता है कि इंडिया में आने के बाद ये एक स्ट्रॉन्ग ओरिएंटलिस्ट के तौर पर जाने गए। इसी वजह से शायद, क्योंकि एजुकेशन में वेस्टमिंस्टर स्कूल में रहते हुए इनका काफ़ी इंटरेस्ट था लिटरेचर में, इसी वजह से इंडिया आने के बाद इनका इंडियन लिटरेचर में भी वही इंटरेस्ट बना रहा और उसकी वजह से बहुत सारी ऐसी कल्चरल डेवलपमेंट है इंडिया की जिनका क्रेडिट इन्हें जाता है। उस चीज़ को हम स्टडी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 1749 में इनके अंकल की डेथ हो गई। ऐसे में इन्हें भारत आना ही पड़ा। इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल प्रेसिडेंसी में कासिम बाजार की जो फैक्ट्री थी, वहाँ पे राइटर यानी कि क्लरिकल, सेम क्लाइव, सबसे निचली पोस्ट पर जॉब मिली। उस जॉब में रहते हुए कासिम बाजार में एक खास एक्सपोजर इन्हें मिला जो किसी और को नहीं मिला। इनको उस समय की बंगाल की आम जनता से इंटरेक्ट करने का और मिक्सअप होने का बहुत मौका मिला। इसकी वजह से इन्हें बहुत ही फ्लुएंट बंगाली आई और ये अगर ऐसा करें कि इनका चेहरा छुपा दें और ये बंगाली बोलें, तो कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता था कि कोई यूरोपियन बंगाली बोल रहा है, क्योंकि इनका हमेशा से ही पाला पड़ता रहा। उस समय में मुस्लिम शासक हुआ करते थे, उनकी जितनी भी एरिस्टोक्रेटिक या एलीट क्लास थी, उनसे पाला पड़ने की वजह से इनकी पर्शियन और उर्दू लैंग्वेज भी बहुत स्ट्रांग थी। तो इन्हें पर्शियन, उर्दू, बंगाली, इंग्लिश, ग्रीस, लैटिन, इस तरह की काफ़ी भाषाएं आती थी। तो ये भी एक तरह के लिंग्विस्ट थे। कासिम बाजार में इस फैक्ट्री में रहते हुए एक घटना घटित हुई। आप सभी जानते हैं कि बंगाल का नवाब 1755-56 सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के द्वारा सीधा टारगेट ही कासिम बाजार की फैक्ट्री थी। अगर फ्रांसीसियों के चंद्रनगर पर आक्रमण था, तो इसी तरह से अंग्रेजों के फोर्ट विलियम और कासिम बाजार वाली ये फैक्ट्री। तो 1756 में जब सिराजुद्दौला के द्वारा बंगाल पर ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट पे अटैक होता है, उस इस्टेब्लिशमेंट के अटैक के दौरान जो लोग वहाँ से भाग चलते हैं अंग्रेज, और जो वहाँ कैद हो जाते हैं, उनमें से एक वारन हेस्टिंग भी थे। लेकिन वारन हेस्टिंग की लोकल लोगों के साथ इंटरेक्शन, उनका बंगाली पे इतनी बड़ी पकड़ और लोकल गलियारों में उनकी पैंठ की वजह से वो रिलीज होते हैं, बचते हैं और एक तरह के ब्रिटिश और नवाब के बीच के मीडिएटर भी बनते हैं। समय आगे बढ़ता है। रॉबर्ट क्लाइव रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं, मद्रास से सेना लेकर के आते हैं
वारेन हेस्टिंग को छुड़ा लिया जाता है। आने वाले दिनों में वारेन हेस्टिंग ही नवाब और क्लाइव के बीच में मीडिएटर का रोल प्ले करते हुए ट्रीटी ऑर्गेनाइज करते हैं, जो मैंने आपको बताई थी 1757 फरवरी में साइन हुई थी, क्योंकि जून 1757 में तो प्लासी का युद्ध ही हो गया था। तो अल्टीमेटली इन सारी चीज़ों में जब मीडिएटर का रोल प्ले कर रहे थे वारेन हेस्टिंग, क्लाइव इनका पोटेंशियल तभी समझ चुका था। समय आगे बढ़ा, क्लाइव ने डिसाइड किया कि मुझे सिराजुद्दौला से युद्ध करना है। ऐसे में सिराजुद्दौला की तरफ से चाहे वो मीर जाफर था, चाहे वो राय दुर्लभ था, चाहे वो लुत्फ खान था, इन तीनों की मीटिंग कराने का जिम्मा भी वारेन हेस्टिंग पे ही जाता था। मीर जाफर और बाकी लोगों के साथ अच्छी खासी बातचीत थी उसकी, तो एक स्ट्रॉन्ग लोकल कल्चर से असिमिलेटेड होने की वजह से काफ़ी बड़े लेवल पर एक मीडिएटर का रोल ये प्ले करते रहे। यही कारण है कि प्लासी की बैटल के बाद जब क्लाइव ने बंगाल में अपनी मर्जी के शासक को बैठाया, यानी कि मीर जाफर, तो मीर जाफर के दरबार में मुर्शिदाबाद में एज अ ब्रिटिश रेजिडेंट के तौर पर वारेन हेस्टिंग ही अपॉइंट हुए। तो इनका पहला प्रमोशन और पहला प्रॉपर ऑफिशियल लेवल पर काम करना 1758 से 1761 तक रेजिडेंसी ऑफ द मुर्शिदाबाद इन द ऑफिस ऑफ द मीर जाफर, क्योंकि मीर जाफर से इनकी बातचीत थी। इस दौरान इन्हें काफ़ी अच्छा बंगाल की पॉलिटिक्स का एक्सपोजर हुआ। 1760 में आप सभी जानते हैं रॉबर्ट क्लाइव वापस चला गया, और 1761 से 1764 तक आपको पता है क्लाइव के जाने और क्लाइव के आने के बीच में दो गवर्नर आए, और एक हॉलवेल था और एक वेंसेटार्ट था। हॉलवेल का समा थोड़ा रहा, वेंसेटार्ट का समा ज़्यादा रहा। वेंसेटार्ट की जो गवर्नर काउंसिल थी, और काउंसिल के मेंबर के तौर पर वारेन हेस्टिंग सर्व करते रहे। तो 1761 से 1764 तक ये वेंसेटार्ट की बंगाल की गवर्नर काउंसिल के मेंबर रहे हैं। तो इनका 1758 से 1761 तक का अनुभव एज अ रेजिडेंट ऑफ द मुर्शिदाबाद, और सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट 1761 टू 1764 एज अ काउंसिलर ऑफ द वेंसेटार्ट, यानी कि गवर्नर काउंसिल इन द बंगाल। क्यों ये चले गए काउंसिल की नौकरी छोड़ करके, ये एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। इससे आपको वारेन हेस्टिंग का माइंडसेट पता लग जाएगा। हुआ क्या, वारेन हेस्टिंग शुरू से ही इस चीज़ के विरुद्ध था कि जो कंपनी के ऑफिसर्स प्राइवेट कैपेसिटी में ट्रेड करते हैं, उस ट्रेड को करने के लिए जितने भी बंगाल के नवाबों के द्वारा इशू किया गया वो दस्तक, वो परमिट या फरमान, जिससे कंपनी को फ्री ट्रांजिट मिला, फ्री ट्रेड करने का मौका मिला बिना कोई ड्यूटी पे किए, वारेन हेस्टिंग मानता था कि कंपनी के ऑफिसर्स को पर्सनल कैपेसिटी में अपना ट्रेड करते हुए वो दस्तक यूज नहीं करना, ये इलेजिटिमेट और इलीगल काम है। लेकिन कंपनी के ऑफिसर इसे अब्यूज करते रहे। मीर जाफर लगातार इसके विरुद्ध आवाज़ उठाता रहा, और मीर जाफर का कहना यह था कि भाई आप पर्सनल कैपेसिटी में ट्रेड करते हैं, ऐसे में सबसे बड़ी समस्या ही ये है कि मेरा व्यापारी ही जब नहीं सरवाइव कर पाएगा आपके कंपैरेटिवली, आप कोई टोल पे नहीं करते हैं तो आपका सामान सस्ता है, मेरे व्यापारी को सारे टोल पे करने पड़ते हैं, बंगाल के व्यापारी को तो उसका सामान महंगा है। ऐसे में जब मेरा व्यापारी ही नहीं बचेगा, और वो व्यापारी आगे फार्मर से, और वही व्यापारी आगे कारीगर से, आर्टिजन से, फार्मर से या तो कपास लेता है, कॉटन लेता है या अदर क्रॉप, और आर्टिजन से या तो धागा लेता है, थ्रेड लेता है, या फिर टेक्सटाइल लेता है। तो जब परचेजर ही नहीं बचेंगे मार्केट में तो कंपटीशन कहाँ रहेगा। जब कंपटीशन ही नहीं रहेगा तो फिर आप ही के परचेजर बच जाएंगे, आप ही के ट्रेडर, तो वो फार्मर को भी और आर्टिजन को भी मनमर्जी की कीमत देंगे। ऐसे में फार्मर और आर्टिजन दोनों के खर्चे नहीं निकलेंगे, फार्मिंग और आर्टिजनशिप कैसे होगी, तो फिर वो लोग मुझे रेवेन्यू कैसे देंगे। तो मेरा व्यापारी ही नहीं रहेगा, मेरा मर्चेंट या ट्रेडर, मेरा फार्मर ही नहीं रहेगा, मेरा आर्टिजन ही नहीं रहेगा, तो भाई मुझे रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा। और जब रेवेन्यू ही नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली आपकी जो डिमांड्स हैं मुझ पर, वार की इंडेमनिटी, कई तरह के आपके ऑफिसर ब्राइब मांगते हैं, कई तरह की करप्ट बिहेवियर्स हैं, ये सब कहाँ से पूरी हो सकती हैं, नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो ऐसे में लगातार मीर जाफर के द्वारा ये प्रयास हुआ कि दस्तक का अब्यूज ना हो कंपनी के ऑफिसर के द्वारा,
और वारन हेस्टिंग एकमात्र काउंसिल का ऐसा मेंबर था जो मीर जाफर के हित में था और ये कहता था कि हमें अब्यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम एक कमर्शियल कंपनी की तरह भारत में हैं। ऐसे में हमारा इंटरेस्ट शेयर होल्डर का डिविडेंड है, कंपनी की ग्रोथ है, और कंपनी की ग्रोथ इस बात पर खड़ी है कि बंगाल का बाजार बना रहे, बंगाल का किसान, बंगाल का आर्टिजन और बंगाल का ट्रेडर मर्चेंट जो हमें मटेरियल प्रोक्योर करके देता है, ये बना रहेगा तो लंबे समय तक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बनी रहेगी। लेकिन अगर इसी तरह से अगर कंपनी के ऑफिसर ये करते रहे तो कंपनी के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करके ऑफिसर तो एनरिच हो जाएंगे, वेल्दी हो जाएंगे, लेकिन कंपनी खत्म हो जाएगी, और ये ठीक नहीं। ये शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के खिलाफ है, ये ब्रिटेन के इंटरेस्ट के खिलाफ है, और ये बंगाल के भी इंटरेस्ट के विरुद्ध है। सुनी नहीं गई। मीर जाफर बागी हुआ तो मीर जाफर को 1763-4 में उतार दिया गया गद्दी से। मीर कासिम को बैठाया गवर्नर काउंसिल ने। मीर कासिम की वही परेशानी, थोड़ी देर में वो भी कंपनी के ऑफिसर की तरह दस्तक का मिसयूज किया जा रहा था, तो वो भी परेशान हुआ। मीर कासिम ने फिर उपाय ये निकाला कि कंपनी का दस्तक कैंसिल नहीं कर सकता मैं, कंपनी के ऑफिसर का मैं अब्यूज जो दस्तक को लेके वो मिसयूज कर रहे हैं मैं रोक नहीं सकता, तो मैं क्या करूं, मेरे व्यापारी को भी बचाना है। तो बेहतर यह है कि मैं कंप्लीट टोल खत्म ही कर देता हूँ। तो मीर कासिम ने पूरे बंगाल में ही टोल ड्यूटी खत्म ही कर दी अपने व्यापारी के लिए और उनके व्यापारियों के लिए। इसकी वजह से फिर उसको ऐसा लगा कि दो चीज़ें होंगी, पहले तो कंपनी के व्यापारियों को जो फायदा हो रहा है कंपनी के ऑफिसर्स को वो होना बंद हो जाएगा, और दूसरी बात ऐसे में जो मेरा ट्रेडर मर्चेंट है वो तो वैसे भी मर ही रहा है कंपनी की प्रैक्टिसेस के अंडर, तो मुझे रेवेन्यू तो उसके थ्रू वैसे भी नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं टोल फ्री करता हूँ तो मेरा रेवेन्यू तो मरता है, ये बात तो सही है, लेकिन मेरा मर्चेंट तो बचेगा, ट्रेडर तो बचेगा, मेरा आर्टिजन तो बचेगा, मेरा फार्मर तो बचेगा। अल्टीमेटली अगर ये बचे रहेंगे तो बंगाल तो चलता रहेगा, उस वे में तो बंगाल में एक वेल्थ और एनरिचमेंट रहेगी। लेकिन ये डिसीजन कंपनी को पसंद नहीं था। कंपनी मीर कासिम के अगेंस्ट गई। मीर कासिम बंगाल छोड़ करके अवध चला गया। मीर कासिम के इस निर्णय का समर्थन कर रहा था वारन हेस्टिंग गवर्नर की काउंसिल में। जब वारन हेस्टिंग की अप्रोच के खिलाफ मेजॉरिटी चली गई, काउंसिल चली गई, तो वारन हेस्टिंग ने फ्रस्ट्रेशन में आकर के रेजिग्नेशन दे दिया 1764 में, और वो ब्रिटेन वापस आ गया। वो काउंसिल की आपसी रंजिशें, कॉन्स्पिरेसीज एंड इंटरनल फाइट से परेशान था। वापस आने के बाद 3-4 साल तक खर्चा पानी चला, 1764 से लेकर के 1768 तक पैसा खत्म हो गया, क्योंकि वापस जाने के बाद वहाँ काम वो कोई होता नहीं था। ऐसे में फिर से रिक्वेस्ट की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को और फिर से अपॉइंट हुआ। इस बार 1769 में मद्रास काउंसिल में रिक्रूट हुआ है एज अ सेकंड मेंबर। इस बार बंगाल में नहीं, पहले से जूनियर पोस्ट पे रिक्रूट हुआ है, पहले से कम रेम्यूनरेशन पे, कम पैसे पे रिक्रूट हुआ है। लेकिन अचानक से हालात ऐसे बन जाते हैं 1771 के लास्ट मंथों के दौरान कि बंगाल की गवर्नरशिप होल्ड करने के लिए कोई वैलिड पर्सन मिल नहीं रहा है जिसको भारत का स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस हो। ऐसे में वारन हेस्टिंग अवेलेबल है। 1771 ड्यूरिंग द क्लोजिंग ऑफ द ईयर इन्हें अपॉइंट कर दिया जाता है कि ये आज से बंगाल के गवर्नर होंगे। 1772 इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ये अपनी गद्दी अज्यूम करते हैं, जाकर के चार्ज लेते हैं। ऑफिशियली 1771 में अपॉइंटेड हैं, लेकिन 1772 में गद्दी लेते हैं। तो 1772 से 1785 तक आपको भारत में वारन हेस्टिंग दिखेंगे, और इस तरह से ये बंगाल के गवर्नर बने। बंगाल के गवर्नर बनने के बाद इन्होंने क्या किया अब हम वो समझते हैं। सबसे पहला इशू था डुअल सिस्टम का। इन्हें डुअल सिस्टम भारत में एंड करना था। उसके कई रीजन थे, और डुअल सिस्टम क्या था देखिए, आप सभी जानते हैं कि एक तरफ बंगाल जिसे हम ये मानते हैं कि वो एक सूबा था मुगलों का, और सूबे को होल्ड सूबेदार करता था। अब ये सूबेदार को आप निज़ाम कहिए, क्योंकि वो निज़ामत का काम देखता है, पुलिस एक्शन, मिलिट्री अफेयर्स, मैजिस्ट्रियल एक्टिविटीज़, एवरीथिंग, लॉ एंड ऑर्डर। और यही पर्सन किसी ज़माने में जब मुगलों से इंडिपेंडेंट हुए तो ये खुद को नवाब भी कहने लगे। तो बंगाल अगर एक सूबा है तो सूबे का एक सूबेदार है, वही निज़ाम भी है, वही नवाब भी है, और निज़ामत का सारा काम देख रहा है, सारा क्रिमिनल एक्टिविटी, मिलिट्री, सारा लॉ एंड ऑर्डर ये देख रहा है। लेकिन क्लाइव क्या करके गया था, क्लाइव ने एक डुअल सिस्टम अपॉइंट किया था कि ये जो नवाब है
ये निजामत का काम तो देखेगा, लेकिन इस काम को करने के लिए ये एक डिप्टी सूबेदार या एक डिप्टी निजाम या नायब निजाम अपॉइंट करेगा, और वो नायब निजाम कंपनी का रिकमेंडेड होगा, और उस नायब निजाम को कंपनी की रिकमेंडेशन पे निकाला जा सकता है। ऐसे में क्लाइव ने नवाब का चेहरा इस्तेमाल करते हुए एक्चुअल लॉ एंड ऑर्डर उस नायब नवाब के द्वारा, नायब नाजिम के द्वारा अपने हाथ में ले लिया। नाम नवाब का चलेगा, सभी लोग लॉ एंड ऑर्डर के लिए, पुलिस के लिए, मैजिस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए देखेंगे उसको, लेकिन एक्शन सारे परफॉर्म कंपनी की विश के अकॉर्डिंग होंगे, क्योंकि नायब नाजिम वो सब कंपनी के अकॉर्डिंग करेगा, क्योंकि वो कंपनी के द्वारा अपॉइंटेड है। तो पावर लॉ एंड ऑर्डर की, पुलिस की, मैजिस्ट्रियल की, आर्मी की, कंपनी के हाथ में एक्चुअल में, लेकिन नाम नवाब का चल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, क्योंकि ये क्लाइव ने इसलिए किया था कि अगर वो ये पावर ना लेता तो बीइंग दीवान रेवेन्यू कलेक्शन कैसे करता। क्यों? 1765 के इलाहाबाद की ट्रीटी से कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी के राइट मिल गए थे, जिसके साथ साथ सिविल ज्यूरिसडिक्शन भी मिला, सिविल अथॉरिटी के तौर पर भी। तो रेवेन्यू भी कलेक्शन करना है और सिविल जस्टिस भी देना है। लेकिन मैंने आपको क्लाइव वाले लेक्चर में एक बात पढ़ाई थी कि मुगलों ने चेक एंड बैलेंस एस्टेब्लिश किया था, जहां निज़ाम का काम हुआ करता था, निज़ामत के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, मिलिट्री, मैजिस्ट्रियल सर्विसेज देना, तो उसके लिए सैलरी देनी होती थी, खर्चा पानी, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये अपॉइंटेड एक ऑफिसर दीवान, दीवान जिसका काम था रेवेन्यू असेस करना, कलेक्ट करना। तो उससे दीवान से पैसे लेगा सारे निज़ाम, तो निज़ामत के खर्चे निकालेगा, इसलिए वो दीवान के अधीन है। और दीवान रेवेन्यू कलेक्शन और असेसमेंट कर ही दे सकता है कि अगर उसे लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस सिस्टम और सारी फोर्स सपोर्ट मिले। तो ऐसे में दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट थे। अब दीवान का रोल मिल गया कंपनी को, और कंपनी को लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन चाहिए अपने बेनिफिट के लिए। कंपनी को पुलिस सर्विसेज भी चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, ज़मींदारों को दबा के रखने के लिए। पुलिस को आर्मी सर्विसेज भी चाहिए, मैजिस्ट्रियल सर्विसेज भी, जिसको चाहे अरेस्ट करा दे कह के, ये सारी सर्विसेज चाहिए। तो नवाब हो सकता था अपनी मर्जी से भी बिहेव करता, ना सपोर्ट करता दीवान की, कंपनी दीवान बन भी जाती, तो अगर नवाब का यानी कि निज़ामत का, निज़ाम के तौर पर नवाब का सपोर्ट कंपनी को ना मिलता तो कंपनी सक्सेसफुल नहीं हो पाती थी दीवानी में। कंपनी दीवानी का काम सक्सेसफुली कर सके, इसलिए क्लाइव ने ये देखा कि निज़ामत का काम, नाम तो नवाब का चलना चाहिए, होना हमारी विश के अकॉर्डिंग चाहिए, इसलिए नायब नाजिम, नायब निज़ाम अपॉइंट करा दिया था। समझ आया? तो डुअल गवर्नमेंट इस लेवल पे हुआ, चेहरा नवाब का और डिप्टी निज़ाम काम कर रहा है, करेगा कंपनी के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ डुअल गवर्नमेंट, कई फॉर्म है डुअल गवर्नमेंट, फर्स्ट फॉर्म। दूसरा, दीवानी कंपनी के पास है, रेवेन्यू कलेक्शन राइट कंपनी का है, तो पैसा सारा इनके पास है, जिसमें से सिर्फ 53 लाख रुपया ये नवाब को दे देंगे, जिससे नवाब निज़ाम का काम देखेगा, लॉ एंड ऑर्डर का काम देखेगा। कुछ भी नहीं होता 53 लाख। नवाब की पेंशन भी वही है, नवाब का खर्चा भी सारा निज़ामत का वही है, उसका राज गिराने का खर्चा, उसकी पत्नियां, सारा काम काज, और निज़ामत इतनी बड़ी। तो ऐसे में पावर सारी पैसों की अपने पास है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर और जिम्मेदारी सारी नवाब की है। तो दीवानी और निज़ामत अलग अलग कर दिए। ये भी है डुअल गवर्नमेंट, ये भी है डुअल गवर्नमेंट। तीसरा फॉर्म ऑफ डुअल गवर्नमेंट, तीसरा चेहरा इसका। अब क्लाइव ये जानता था कि ठीक है दीवानी हमें मिली है, लेकिन हम दीवानी को सीधे नहीं एग्जीक्यूट कर सकते, ये भी मैंने आपको समझा दिया। तो कुछ की पोजीशंस पर यूरोपियन को बैठाया, बाकी सारी दीवानी एक्सरसाइज कराई एक डिप्टी दीवान भर्ती करके, और वो डिप्टी दीवान रजा खान था। तो नायब दीवान और सारी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को यूज किया। ऐसे में इसको डुअल गवर्नमेंट कहते हैं कि जब एक्चुअल पावर, एक्चुअल राइट्स तो ब्रिटिशर्स के हैं, बट ग्राउंड पे इन रियल जो प्रैक्टिस कर रहा है वो इंडियन है। तो ब्रिटिश एंड इंडियन सिस्टम, दिस इज डुअल गवर्नमेंट। तो दीवानी और निज़ामत का अलग होना डुअल, कंपनी और नवाब का अलग अलग डुअल, इंडियन और ब्रिटिश ऑफिसर का अलग अलग, ताकत किसी के हाथ में, वो बिहाइंड द कर्टेन है, प्लेटफॉर्म ग्राउंड पे कोई है, वो इंडियन है, ये भी
dual government. So this is very beautifully carved out a diarchy by the Clive for the benefit of the company. अब जब वारन हेस्टिंग भारत आया उसने देखा कि ऐसे नहीं काम चलेगा, क्योंकि क्लाइव के डुअल सिस्टम ने बंगाल भी बर्बाद किया। 1769 से 1773 के बीच में बंगाल का दुर्भिक्ष, द बंगाल फैमिन, 1/3 बंगाल खाली हो गया था। जंगली जानवर दौड़ रहे थे उस किसी जमाने के फ्लरिशिंग और फर्टाइल एरिया में। दूसरी बड़ी बात, बंगाल ही पैरिश हो जाएगा तो कंपनी के प्रॉफिट बर्बाद होंगे। जब बंगाल का फार्मर, आर्टिजन और ट्रेडर ही नहीं रहेगा तो अंततः कंपनी भी कैसे फ्लरिश करेगी। तो 1771 का टाइम, जब कंपनी ने लोन के लिए अप्लाई किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, जबकि ऑफिसर्स एनरिच हो रहे थे, वेल्दी हो रहे थे, तो कंपनी के पास बहुत से सवाल थे कि प्राइवेट ट्रेड को रोकना पहले तो पड़ेगा, ऑफिसर्स के इनकी ब्राइब और करप्शन वाले प्रोसेस को रोकना पड़ेगा। ये सब क्यों फ्लरिश हो रहा है कि की पोजीशन होल्डर तो ब्रिटिशर्स हैं, लेकिन उनके नाम पर काम जमीन पर भारतीय कर रहे हैं। और ये जो अंग्रेज हैं, ये उन भारतीयों को वो काम करने के लिए अपॉइंट ही इसलिए कर रहे हैं कि ये उन्हें फ्री हैंड दे रहे हैं कि जितना किसान को, जितना ट्रेडर और मर्चेंट को, जितना आर्टिजन को लूटना है तुम लूटो, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें ये पोजीशन पे हम इसलिए अपॉइंट करेंगे कि तुम हमें पहले प्लीज करो। तो भारतीयों ने जम करके, जो इन्फ्लुएंशियल सेगमेंट थे, जिनको दिखता था कि अगर ये पोस्ट दीवानी ब्रिटिशर्स की है और दीवानी के अंदर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में सारी पोस्ट भी अब उन्हीं की हुई, तो भारतीयों ने देखा कि अगर ये पोस्ट हमें मिल जाए तो हम तो काफी मुनाफा उठा सकते हैं। लेकिन उन्हें पता था कि ब्रिटिशर्स पैसा लेके मानेंगे, पोस्ट तब मिलेगी और फ्री हैंड भी वो तभी देंगे। तो ऐसे में कंपनी ऑफिसर्स ने जम करके करप्शन की, जम करके एक्सटॉर्शन लिया, जम करके ब्राइब ली, रिश्वतें ली। तो एक राइटर ये कहता है, फॉरेन राइटर ये कहता है कि ब्रिटिशर्स के इस करप्ट एटीट्यूड ने करप्शन से लिप्त भारतीयों को भी हाई लेवल पे पहुंचा दिया। तो करप्शन ने करप्शन को खींचा। तो वो ये कहता है कि ब्रिटिशर्स के इन करप्ट ऑफिसर्स ने करप्शन में लिप्त भारतीयों को भी बहुत लाभ पहुंचाया। ये दोनों मिल गए, करप्ट इकट्ठे हो गए, इंडियन और ब्रिटिश। और लुटा कौन? बंगाल का कारीगर, बंगाल का फार्मर, बंगाल का व्यापारी। और कंपनी का हित इनमें था, कारीगर, व्यापारी और फार्मर में तो बर्बाद हो गए। तो सबसे पहले तो ये जो डुअल सिस्टम का वीकनेस था कि ऑफिसर के हाथ में इतनी ताकत कैसे, कि वो इतनी ब्राइब कैसे ले सकते हैं करप्शन, ये तभी है क्योंकि डुअल सिस्टम है। ब्रिटिश ही की पोजीशन पे होने चाहिए और ब्रिटिश ही ग्राउंड पे भी होने चाहिए। तो हम ही रिस्पॉन्सिबल भी हों, हम ही पावर में भी हों, तब बात बनेगी। तो पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म करना होगा, फिर यह मसला सुधरेगा। वारन हेस्टिंग के सामने ये था कि ये डुअल गवर्नमेंट सिस्टम हमें खत्म करना है। तो इसने भारत आने के बाद डिप्टी खत्म कर दिया। मतलब कंपनी के पास दीवानी के राइट्स है ना, तो कंपनी का अब कोई डिप्टी दीवान नहीं है, सिर्फ एक ही पोस्ट है, दीवान। कंपनी ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करेगी और ग्राउंड लेवल तक कंपनी ही रेवेन्यू कलेक्शन का काम देखेगी, कंपनी ही जस्टिस प्रोवाइड करेगी, कंपनी ही कलेक्टर भी है और उस मामले में रिस्पॉन्सिबल भी है। लेकिन ड्यूअलिज्म अभी भी बचा रहा, क्योंकि वो ड्यूअलिज्म तो बाकी है, निज़ाम और दीवान का फ़र्क। क्योंकि निज़ाम तो है, नवाब तो है, वहाँ पे भी ड्यूअलिज्म अभी बाकी है। वहाँ पे काम अभी भी डिप्टी निज़ाम के माध्यम से हो रहा है, नवाब और डिप्टी नवाब और दीवान। एक कैरेक्टर ऑफ ड्यूअलिज्म एंड कर दिया गया। तो आप जब वारन हेस्टिंग पढ़ें, क्योंकि हम डीपली चीज़ें प्रिपेयर करते हैं कि आप कभी कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपको मैंने 3 तरह से ड्यूअलिज्म समझाया। अदरवाइज ड्यूअलिज्म यही है कि निजामत का काम किसी के पास, दीवानी का काम किसी के पास। तो आपको अगर कोई पूछे कि एबोलिशन ऑफ डुअल सिस्टम किसने किया है, तो वारन हेस्टिंग, क्लाइव के द्वारा शुरू किया गया, उसने खत्म कर दिया। ये इसकी एक बड़ी देन मानी जाती है। ठीक है, अब उसके बाद इसके सामने सबसे बड़ा मसला ये आ जाता था कि रेवेन्यू कैसे सेटल किया जाए, रेवेन्यू का काम कैसे चलाया जाए। तो रेवेन्यू सेटलमेंट वाज वेरी बिग इशू ड्यूरिंग दैट पीरियड। अब होता क्या था, इसको ध्यान से समझना। जब वारन हेस्टिंग आया, इसके पहले तक भारत में क्या होता था? देखो, एक सिस्टम ये हुआ करता था कि मुगल जब ऑफिसर अपॉइंट करते थे तो उन्हें सैलरी की जगह एक लैंड असाइन कर देते थे, जिस लैंड से उन्हें
इनकम होती थी इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू। मान लीजिए मुगलम का कोई ऑफिसर है और उसकी तनख्वाह है 20,000 रुपया, तो मुगल उसे उतना लैंड एलोकेट कर देंगे जिस लैंड से 20,000 का रेवेन्यू कलेक्ट होता है। इन्हें हम लैंड असाइनमेंट कहते थे, और ये किसी भी मुगल ऑफिसर की जागीर हुआ करती थी, इसलिए मुगल ऑफिसर जागीरदार भी होता था। तो कुल मिलाकर के मुगल ऑफिसर क्या करते थे? मुगल ऑफिसर ये किया करते थे, एक समय में जाके ये प्रैक्टिस शुरू हो गई जब अकबर चला गया। जहांगीर के समय से ये कंसंट्रेट होने लगी, शाहजहां और औरंगजेब के समय में तो बहुत स्ट्रांग हो गई थी। तो जब एक समय आया कि जो लोकल लेवल तक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है रेवेन्यू कलेक्शन, ये डिसग्रंटल होने लगी थी। ऐसे में वो पर्सन जिसको सैलरी के तौर पे आपने जागीर दी है, समय बचाने के लिए ऑफिसर्स ना अपॉइंट करने की वजह से कि उन्हें सैलरी देनी पड़ेगी, और विलेजेस का एटीट्यूड हॉस्टाइल होता था। विलेजर्स जमींदार को, खुद को, मुकद्दम को अपना मानते थे, लेकिन इस आउटसाइड मुगल ऑफिसर को अपना नहीं मानते थे। और फिर मराठास के द्वारा आए दिन टेरिटरीज को रवेज किया जाता था। ऐसे में उन एरिया में अगर आपको लैंड असाइनमेंट मिला है, हाउ कैन यू कलेक्ट योर टैक्सेस? तो आप क्या करते थे कि आप एक मीडिएटर को चुनते थे जो आपको कमिटमेंट करता था कि आप मुझसे लमसम रेवेन्यू ले लीजिए, आगे मेरी जिम्मेदारी मैं क्या रेवेन्यू कलेक्ट करता हूँ। इस पर्सन को हम कहने लगे इजारेदार, और ये हो गई इजारा प्रथा, जिसे हम रेवेन्यू फार्मिंग कहते हैं। मतलब एक जो फार्मर है वो क्रॉप प्रोड्यूस करता है, तो वो तो हो गया एग्रीकल्चरल फार्मर। लेकिन ये जो पर्सन है, इसे हमने जमीन दे दी है क्योंकि हमें एक मुश्त कलेक्ट एक्यूमुलेटेड वर्जन में, क्यूमुलेटिव वे में पैसे दे देगा। तो ये क्रॉप नहीं प्रोड्यूस करता है, ये रेवेन्यू प्रोड्यूस करता है। इसलिए ये फार्मर एग्रीकल्चर वाला नहीं है, फार्मर रेवेन्यू वाला है। तो ही इज अ रेवेन्यू फार्मर। जो प्रोड्यूस करता है हम उसे वही पुकारेंगे। तो ये सिस्टम को भी रेवेन्यू फार्मिंग कहा गया। ये सिस्टम रैम्पेंट हो गया 18th सेंचुरी, 1700 ऑनवर्ड, जब औरंगजेब चला गया। एक तो जागीरें कम पड़ रही थी, तो जागीरदारों को ये होता था कि कोई पता नहीं है कितनी जल्दी ट्रांसफर कर देंगे, और दूसरा कोई पता नहीं है कि हमारी जागीर में और कितनी सब जागीर बन जाएगी किसी और ऑफिसर को मिलने के लिए। जितना हो सकता है लूटो। लूटने के लिए उसे सहारा मिल गया मिडलमैन का, इजारों का। तो इजारा प्रथा के तहत सारा रेवेन्यू ऑर्गेनाइज होने लगा। ये एनुअल अग्रीमेंट होता था, और क्लाइव के समय तक भी क्लाइव भी इसी सिस्टम को प्रेफर करके गया। 1769 में सुपरवाइजर्स की पोस्ट हुआ करती थी, और इन सुपरवाइजर्स की ड्यूटी होती थी कि जैसे बंगाल एक प्रोविंस है, उसमें कितने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, तो ये सुपरवाइजर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपॉइंट होते थे कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रेवेन्यू कलेक्शन के मैकेनिज्म को ऑब्जर्व करेंगे, सुपरवाइज करेंगे। वारन हेस्टिंग इंडिया आया, उसने देखा कि ना तो इन सुपरवाइजर्स के पास वो कैलिबर है, ना तो इनकी एक्सपर्टीज है, और ना ही इनकी इंक्लिनेशन है कि ये रेवेन्यू सिस्टम को बेटर वे में समझें। तो दिस सिस्टम इज बोगस, नॉट ओके। तो इसने उसमें सुधार करने चाहे, और सुधार करने की शुरुआत 1771 लास्ट मंथों में ज्वाइन हुआ है, 1772 इनिशियल मंथ में चार्ज अज्यूम कर गया है। तो अभी एक नया सिस्टम लेकर के आएगा। सिस्टम कौन सा है? सिस्टम है क्विनकेनियल। तो इसे क्विनकेनियल सिस्टम कहा गया है। क्विनकेनियल सिस्टम का मतलब क्या है, इसकी स्पेलिंग क्या है? इट इज बेसिकली अ क्विनकेलियन सिस्टम। क्विनकेन 5 ईयर को कहते हैं। 10 साल का होता तो डेकेनियल होता, ये क्विनकेनियल था। तो इट इज अ 5 ईयर सेटलमेंट सिस्टम। ओके, ठीक है जी। क्विनकेनियल स्पेलिंग क्लियर? ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने लिख के बता दिया। ये पूछा जाता है 5 साल का रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम किसने दिया? वारन हेस्टिंग। तो इसने क्विनकेनियल सेटलमेंट सिस्टम साइन करने का प्रयास किया। क्या किया इसने? सबसे बड़ा इशू इसके सामने ये था कि रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए टैक्स फार्मर किसे अपॉइंट किया जाए? टैक्स फार्मर माने रेवेन्यू फार्मर। इजारा किसे माने अब हम?
हु विल पे द टैक्स? इसने जमींदार को डिसरिगार्ड कर दिया। ये जमींदार की मोनोपोली के अगेंस्ट था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉर्नवालिस जमींदारों के फेवर में था, ये जमींदार के विरुद्ध था। ब्रेक लगाते हैं, समझते हैं ये जमींदार के विरुद्ध क्यों था। आइए देखिए हुआ क्या। जब 1700 ऑनवर्ड तेजी से मुगलों के ऑफिसर औरंगजेब के द्वारा मराठा और जितने भी दक्षिण के राज्य थे, गोलकोंडा था, बीजापुर था, अहमदनगर था, इनके विरुद्ध जब युद्ध लड़े जा रहे थे, तो गोलकोंडा बीजापुर इनमें से मेन था। ऐसे में सेना बहुत चाहिए थी, मराठा के अगेंस्ट लगातार युद्ध चलते रहे। ऐसे में बहुत सारे नए ऑफिसर्स रिक्रूट करने थे। लैंड तो उतना ही है कंट्री में, एग्रीकल्चरल, सैलरी के तौर पर वो असाइन भी करना है। तो ऐसे में एक प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गई कि एक ही ऑफिसर जो पहले अपॉइंट होता था, उसको सैलरी के तौर पर जो लैंड दिया जाता था, उसकी जो एक वैल्यू होती थी, उसी पोस्ट पर ऑफिसर अब अपॉइंट हो रहा है, लेकिन जो लैंड उसे दिया जा रहा है उसकी वैल्यू कम है। इसकी वजह से वो ऑफिसर्स डिससेटिस्फाइड रहते थे। दूसरा, एक जागीर में से सब जागीरें निकाली जाती थी और जल्दी जल्दी ट्रांसफर भी होता था। तो जागीरदार ये कोशिश करता था कि मैं जितना ज़्यादा लूट पाऊँ उतना ही बेहतर है, क्योंकि पता नहीं जागीर कितने समय तक रहेगी और जागीर के अंदर कोई नई सब जागीर ना बन जाए। तो ड्यू टू द अल्टीमेट वॉर प्रैक्टिसेस ऑफ द औरंगजेब, नए ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट करनी पड़ी। उनको सैलरी के तौर पर जागीरें देनी थी, जागीरें उतनी थी, तो पहले से अवेलेबल जागीरों के ज़्यादा टुकड़े किए गए, जिसकी वजह से ऑफिसर्स की जो जागीर थी की वैल्यू रिड्यूस हो गई। तो उन्होंने अपनी सैलरी मेंटेन रखने के लिए उसी अवेलेबल जागीर से ज़्यादा निचोड़ना चाहा। उसमें क्या हो गया वो समझो। शुरू से कंट्री में एक पर्सन था, एक वर्ग था, वो था जमींदार। जमींदार क्या था? देखो, भारत में क्या होता है कि विलेज सोसाइटी है और विलेज सोसाइटी में मेन जो ऑक्यूपेशन है वो फार्मिंग है। तो विलेज सोसाइटी में मेनली फार्मिंग है, तो इकोनॉमी फार्मिंग पे टिकी, एग्रीकल्चर पे। ऐसे में विलेजेस को आबाद करना, एक वेस्ट लैंड को ऑक्यूपाई करना, अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज, अपने हल बैल मजदूर सब लगा करके उसे एक एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करना, लोगों को वहां लाके बसाना, ये सब करने वाला पर्सन जमींदार कहलाया। तो जमींदारों का शुरू से भारतीय कल्चर में एक बहुत स्ट्रॉन्ग विलेज लाइफ में इन्फ्लुएंस रहा। ये विलेज ऑक्यूपेशन का भी पार्ट था, यानी कि फार्मिंग का, और ये विलेज सोसाइटी का भी हिस्सा था। तो विलेज सोसाइटी एंड विलेज ऑक्यूपेशन, फार्मिंग, दोनों का इंडिस्पेंसिबल पार्ट था। लोग इसे अदब से देखते थे, कि मानते थे कि गांव इसके द्वारा बसाए गए हैं। ऐसे में इसके प्रति जो सम्मान है वो बनता है। इसकी वजह से जो भी पावर भारत में आई, चाहे वो सल्तनत थे, सुल्तान थे, चाहे वो मुगल थे, उन्होंने हमेशा से एक चीज देखी कि भाई लोकल लेवल पर जो लोग अपने केसेस का निपटारा करते हैं, जुडिशियल सिस्टम, उसमें गांव में पंचायतें हैं, पंचायतों में बड़े बुजुर्गों की एक इम्पोर्टेंस है, लेकिन उन पंचायतों से कनेक्टेड एक पर्सन है, जमींदार। फैसला एक बार जमींदार के पास भी जरूर जाता है, ये बड़ी बात है। तो जमींदार जुडिशियल सिस्टम का पार्ट है, और जमींदार को पूरे गांव में एक प्रिविलेज लैंड भी मिला हुआ है, जिस लैंड को लोग जोतते हैं लेकिन जमींदार के लिए। और फिर जो गांव का रेवेन्यू रहता है उसमें एक छोटा सा हिस्सा जमींदार का रहता है। ये सारे प्रिविलेजेस जमींदार के थे। सल्तनत शासक भारत आए, शहरों में तो बस गए, कोई बात नहीं, शहरों में सेफ भी थे, कैंटोनमेंट बना लिए, आर्मी के प्रोटेक्शन में रहना शुरू कर दिया, लेकिन गांव तक फैल नहीं पाए। मुगल आए, शहरों तक सीमित रहे, सूबा बनाया, सरकार बनाई, परगना बनाई, लेकिन गांव तक जाकर के वही गांव की जो मशीनरी थी, पटवारी था, कानूनगो था, खुद मुकद्दम और जमींदार था, इसी को रिटेन किया। इसमें भी जमींदार बड़ा स्टेक होल्डर था। तो देवर वाइज रूलर, उन्होंने हमेशा से लोकल मशीनरी को एक्नॉलेज किया। लेकिन 1700 में आके क्या हुआ, जब मुगलों के ऑफिसर को सैलरी के तौर पे लैंड असाइन किया है और जागीरें कम पड़ी हैं, तो जागीरें छोटी कर दी हैं, उसको उसी में से उतनी सैलरी निकालनी है जो उसकी वाजिब बनती है। तो जो एक प्लॉट ऑफ लैंड है, अब हुआ क्या करता था, हुआ ये करता था, सपोज कीजिए आपके सामने
आपके सामने एक एग्रीकल्चरल लैंड है, इसमें खेती हो रही है, इसमें से जो इतना हिस्सा रहता था, मान लीजिए ये पर्टिकुलर हिस्सा, तो मुगल इस पूरे खेत से रेवेन्यू ले रहा है, लेकिन उसमें जो इतना हिस्सा छोड़ा गया है वो प्रिविलेज हिस्सा है जमींदार का। तो यहाँ इसका इतना रेवेन्यू जमींदार को जाएगा। पहली बात, मुगल उसे टच नहीं करता था, तो पहला तो ये बेनिफिट जमींदार को मिला। दूसरा, जमींदार की जो अपनी जमीन होती थी जिस पे वो खेती करता था, उस पे उसे टैक्स कलेक्शन से एग्जम्पशन मिल जाती थी। मतलब जहां इस गांव की जमीन से जो कर ले रहा है मुगल बादशाह, अगर बगल में जमींदार की जमीन है, उससे कर उस लेवल पे नहीं लिया जाता था, बहुत एग्जम्प्टेड कर लिया जाता था। एक तो ये बेनिफिट मिलता था, और तीसरा बड़ा बेनिफिट, मुगल जितना भी इस पूरे लैंड से रेवेन्यू ले रहे हैं उसका भी एक थोड़ा सा शेयर जमींदार को देते थे। तो रेवेन्यू का थोड़ा सा शेयर जमींदार को, उस रेवेन्यू लैंड के अंदर थोड़ा सा लैंड का पे एक्सक्लूसिव राइट जमींदार का कि वो टैक्स जमींदार की जमीन पे टैक्स में एग्जम्पशन देना, सारे बेनिफिट जमींदार को मिले। लेकिन अब पीस ऑफ लैंड यही बचा है जागीरदार के पास, ये पहले से श्रिंक हो गया है। ऐसे में क्या वो इस लैंड को अब छोड़ेगा एग्जम्प्टेड जमींदार के लिए? नहीं, वो इसको भी खींचेगा। क्या वो जमींदार की पर्सनल लैंड को छोड़ेगा, टैक्स एग्जम्प्ट करेगा? नहीं। और क्या वो इस विलेज से कलेक्ट होने वाले रेवेन्यू में जमींदार का हिस्सा छोड़ेगा? नहीं। तो कलेक्शन पे भी हिस्सा नहीं छोड़ेगा। इस रेवेन्यू लैंड के अंदर जो जमींदार के नाम पे लैंड छोड़ रखा है वो लैंड भी नहीं छोड़ेगा, और जमींदार की जमीन पे जो टैक्स माफ कर रखा था वो भी नहीं छोड़ेगा। जमींदार के राइट्स गए। 1700 से जमींदार परेशान था। अभी जमींदार ने देखा कि यार जब मेरे ही राइट्स गए, तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ विलेज लाइफ में, गांववासी ग्रामीण वासी भी तंग थे, उन्होंने जमींदारों से कोलैबोरेशन कर लिया और जमींदारों ने विद्रोह भी किए हैं, अच्छे खासे विद्रोह देखे हैं हमने। गांव वाले जमींदार से मिल गए। एक तो ये था, इसे अंग्रेजों ने अपनी किताबों में लिखा है कि जमींदार ब्रिगेंड थे, जमींदार लुटेरे थे, डाकू थे, रिवर पायरेट थे, ठग थे, रॉबर थे। ये भी था, लेकिन ये था कि गांव वाले ही साथ में मिले तो जमींदार विद्रोही हुए उन जागीरदारों के, मुगलों के ऑफिसरों के विरुद्ध। एक तरीका ये था। दूसरा, एक लेवल पे जब जमींदारों ने देखा ना गांव वाले अपने हैं और मुगल जो प्रिविलेज मिलता था, हेरिडिटरी राइट, वंशानुगत अधिकार था हमारा, वो भी चला गया। तो जमींदारों ने ही कुछ ग्रुप्स, वो ग्रुप्स जिन ग्रुप्स का मुगलों के अंग्रेजों के अधीन कुछ नहीं बन रहा था, जिनका लेटर मुगल के दौरान कोई हल नहीं निकल रहा था, जैसे सन्यासी नागाज। तो सन्यासी नागाज वर वेरी फेमस। जब क्लाइव का समय था, तो 1769 से 1773 का जब अकाल पड़ा भारत में, क्लाइव के डुअल सिस्टम की वजह से, उस अकाल में ऐसा कहा जाता है कि पूरे गांव के गांव सन्यासी नागाओं ने लूट के रख दिए थे, और यही सन्यासी से सन्यासी विद्रोह भी कहा गया है। इसका जिक्र आपको बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ नाम के उपन्यास में मिलेगा। वो पूरा बताता है कि कैसे सन्यासी काम करते थे, कैसे गेम होती। तो सन्यासी नागाज हैं, ठग हैं, हाईवे रॉबर्स हैं, रिवर पायरेट्स हैं। जमींदार इनके साथ मिले, और जमींदार के पास ही पुलिस पावर थी गांव की, जमींदार के पास ही जुडिशियल, जमींदार ने फ्री हैंड दी, बोला करो यार, लूटो, अपना गुजारा तो चलाना ही है ना। तो वारन हेस्टिंग ये कहता था कि जिस जमींदार को हम आज दिन तक एक लेजिटिमेट पावर की तरह कंसिडर करते हैं विलेज लेवल पे, एक्चुअली नाउ ही इज अ काइंड ऑफ ब्रिगेंड, ही इज नॉट अ काइंड ऑफ लेजिटिमेट पावर होल्डर। वो तो खुद लुटेरों को, हाईवे रॉबर्स को, ठगों को, रिवर पायरेट्स को प्रमोट कर रहा है, शय दे रहा है। उसे रेवेन्यू कलेक्शन मशीनरी में मैं जगह नहीं दे सकता। तो यह कारण था, ये परसेप्शन था कि जमींदार ट्रांसफॉर्म हो गया अब तक। इस वजह से वारन हेस्टिंग जमींदार के पुलिस रोल लेना चाहता था वापस, जमींदार की जुडिशियल पावर्स ले लेना चाहता था, और जमींदार को नहीं देना चाहता था जमीन का प्रोपराइटर राइट। तो उसके सामने 1772 में जब उसने क्विनकेनियल सिस्टम शुरू करना था, ये सवाल बड़ा था कि मैं टैक्स फार्मर के तौर पे किसे चुनूं। तो ऐसे में फिर उसने हाईएस्ट बिडिंग सिस्टम इंड्यूस किया कि जमीन आपको 5 साल के लिए दी जाएगी, उसको जो सबसे अधिक बोली लगाएगा कि कितना रेवेन्यू पे करेगा। जितनी बोली लगाता है कोई, आए और ले जाए। ऐसे में जो पुश्तैनी जमींदार थे वो जानते थे कि जमीन से कितना रेवेन्यू निकल सकता है,
तो उन्हें पता था कि जिस हिसाब से बोलियां लगेंगी फिर प्लेज लेटर देना पड़ेगा वहाँ पे कस्टडी। रेवेन्यू गांव के ग्रामीण लोगों से उतना नहीं निकाल सकते पहला, फिर गांव के लोगों ने विद्रोह में साथ दिया था, उन्हें निचोड़ भी नहीं सकते, फिर गांव की अफिनिटी जमींदार से बनती, धोखा भी नहीं कर सकते। तो बहुत सारे जमींदारों ने तो इन बिडिंग में पार्ट ही नहीं लिया। पार्ट किन्होंने लिया? पार्ट लिया ब्रिटिश ऑफिसर के ही बनियों ने, एजेंटों ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स ने ही देखा कि 5 साल के लिए मिलेगी जमीन, निचोड़ देंगे पूरा किसानों को। अपने ही फेक बोली लगाने वाले डमी खड़े कर दिए इन द फॉर्म ऑफ बनियाद, इन द फॉर्म ऑफ एजेंट। एक तो इन्होंने बोलियां लगाई, दूसरे कुछ वो जमींदार थे जिनको कुछ लेना देना नहीं था, उन्होंने कहा कि जितनी देर के लिए मिल रही है लो निचोड़ो। और एक वो डिफॉल्टर थे जिनको ऐसा लगता था कि शायद हम निचोड़ लें, बाद में वो दौड़ गए थे। तो जब यह माहौल हो कि जमीन सिर्फ 5 साल के लिए मिली है, पता नहीं दोबारा मिले ना मिले, आप इमेजिन करिए कितना निचोड़ेगा कोई किसान को। और दूसरा, ऐसे में आपके ऊपर कोई कमांड नहीं है कि आप कितना ले सकते हो किसान से, ऐसी कोई तय दर नहीं है। एक तो समय 5 साल का, पता नहीं है कि रिन्यू होगा ऑर्डर की नहीं, और दूसरा ये तय नहीं है कि कितना लेना है किसान से। बर्बाद करके रख दिया किसान को ऐसा तैसा 5 साल के क्विनक्वेनियल सिस्टम ने। अगर आप कहें कि इससे वारेन हेस्टिंग को, कंपनी को फायदा हुआ, कंपनी को भी बहुत भारी नुकसान हुआ। कैसे नुकसान हुआ? 100% लोगों ने बोलियां लगाई, 40% तो फर्जी थे, बोलियां लगा के दौड़ गए। अब लैंड तो एलोकेट हो गया उनके नाम पे, लेकिन जब वो प्रेजेंट ही नहीं है तो लैंड रेवेन्यू कहाँ से आएगा? सीधा सीधा ये नुकसान हुआ। दूसरा, जिन्होंने रेवेन्यू भरने का वादा किया, इतनी बोलियां हाई चली गई, उतनी कैपेसिटी नहीं है विलेजेस में रेवेन्यू पे करने की। रेवेन्यू पे नहीं हुए, सिर्फ और सिर्फ लिटिगेशन होती गई, केसेस चलते गए, यहाँ पे मामला लटक गया। और तीसरा, कंपनी के ही एजेंटों ने अपने बनिए और एजेंट खड़े किए, कंपनी के ही द्वारा प्राइवेट ट्रेड ऑर्गेनाइज करके पैसा कमा के, वही पैसे से बिडिंग करके, वही जमीनें खुद मिडल मैन बन के जब हल चलवाए किसानों को अपने अधीन करके, तो अल्टीमेटली पूरी तरह से निचोड़ा और रिच हुए। और कंपनी वर्क में भी इंटरेस्ट नहीं लिया, कंपनी के ट्रेड को भी प्रमोट नहीं किया, सारी तरह से उधर घुस गए एब्सेंटी लैंडलॉर्ड की तरह। कंपनी के इधर से कमर्शियल सेंटीमेंट भी बर्बाद हुए, और कंपनी के ट्रेडर साले किसान बनने चले गए। तो कुल मिलाकर के सब क्योस ही क्योस हो गया। सन रह गया वारेन हेस्टिंग। 1772 के शुरुआती महीनों में आया, तो 1772, 3, 4, 5, 6, 1776 में ख़त्म होगा। तो 1776 में ख़त्म हुआ, एक कमेटी बैठाई गई, एक मिनी कमीशन बैठाया इसने। मिनी कमीशन ने समझाया कि बेटा तुम्हारी ना ये गलतियां रही हैं, इनको सुधारो। क्या गलतियां रही, क्या सुधार करेंगे, वो समझेंगे। अब रेवेन्यू सेटलमेंट समझाया, तो पहले एडमिनिस्ट्रेशन समझो, क्योंकि सुधार उसमें करने हैं। अब बात करते हैं रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की, कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा दिया वारेन हेस्टिंग ने। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में इन्होंने क्या किया, देखिए। रेवेन्यू कलेक्शन में 1769 तक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सुपरवाइजर्स हुआ करते थे। इन्होंने भांप लिया कि ना तो उनमें कैलिबर है, ना उनके अंदर वो पोटेंशियल है, ना इंक्लिनेशन है। यहीं पे रोकी थी ना हमने बात। तो इसकी वजह से इन्होंने ये डिसाइड किया कि इन्हें रिप्लेस करना होगा। तो क्या किया गया, जितने भी 6 सुपरवाइजर 6 डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट किए थे, उनको हटा करके वहां पर रेवेन्यू कमेटी सर्किट कमेटीज का गठन किया। किस चीज का गठन किया? सर्किट कमेटीज ऑफ द रेवेन्यू। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर कोई आपसे पूछे कि सर्किट कोर्ट किसने बनाई, कॉर्नवालिस। अगर कोई आपसे पूछे सर्किट कमेटियां ऑफ द रेवेन्यू, वारेन हेस्टिंग। सर्किट कमेटियां बना दी। अगला बड़ा परिवर्तन, सर्किट कमेटियां 6 किसको रिपोर्ट करेंगी? ये सर्किट कमेटियां रिपोर्ट करेंगी सीधा किसको? सेंटर में, कलकत्ता में सेंट्रल सर्किट कमेटी, सेंट्रल रेवेन्यू कमेटी, ये उसको रिपोर्ट करेंगे। तो सर्किट कमेटी ऑफ द रेवेन्यू की रिपोर्टिंग अथॉरिटी के तौर पर एक सेंट्रल लेवल की रेवेन्यू कमेटी, और उस रेवेन्यू कमेटी के मेंबर गवर्नर और गवर्नर की काउंसिल के 2 मेंबर। तो गवर्नर और गवर्नर की काउंसिल के 2 मेंबर मेन रेवेन्यू कमेटी को होल्ड कर रहे हैं, और ये रेवेन्यू कमेटीज जो हैं ये किसको सुपरवाइज कर रही हैं? सर्किट कमेटियां। और इन सर्किट कमेटियों ने पहले से एग्जिस्ट कर रहे सुपरवाइजर्स को रिलीज कर दिया। इतनी बात क्लियर हुई?
सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो यहाँ पर किया गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रेवेन्यू की सेटलमेंट और रेवेन्यू की असेसमेंट, यानी कि किसको प्रोपराइटर मानना है, कितना रेवेन्यू होगा, उसका मेजरमेंट, उसका असेसमेंट, सेटलमेंट कितनी दर पे किसके साथ, ये सब सर्किट कमेटी करेगी। लेकिन रेवेन्यू कलेक्शन के लिए एक ऑफिसर अपॉइंट होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये होगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो वारन हेस्टिंग ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर दिया है। किसने दिया है? वारन हेस्टिंग ने। लेकिन जिस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को आप देखते हो वो कॉर्नवालिस ने दिया है, बदला हुआ कलेक्टर। ये आप हमारा कॉर्नवालिस का लेक्चर सुनेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब प्यार से सुनो एक बात, एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में पहले रेवेन्यू असेस करना है, सेटलमेंट करनी है, वो सर्किट कमेटी ऑफ द रेवेन्यू करेगी, करके साइड बैठ गए। अब रेवेन्यू कलेक्ट करना है, वो कलेक्टर करेगा। कलेक्टर रेवेन्यू असेस और सेटलमेंट नहीं कर सकता, ये काम कमेटी करेगी। क्लियर बात? डन। इसी के तहत कौन सा सिस्टम आया? क्विनक्वेनियल सिस्टम। सर्किट कमेटियों ने जो सिस्टम किया वो क्या था? क्विनकेनियल। डन बात? ओके। क्विनकेनियल सिस्टम मैंने बताया फेल हुआ। फेल होने का कारण, वो जो मिनी कमीशन बनाए गए थे, उन मिनी कमीशंस ने कुछ रिपोर्ट सबमिट की, कुछ कंसेप्ट बताए, और पता लगा कि फेल होने का एक बहुत बड़ा कारण कलेक्टर था। क्यों था फेल होने का कारण? सबसे पहला कारण ये था कि जो बंगाल का डेल्टा एरिया है वो इम्पेनेट्रेबल था, आप उसमें पेनेट्रेट नहीं कर सकते थे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर रिवर डिस्ट्रीब्यूटरीज थी, चैनल्स डिस्कनेक्टेड थे, डीप फॉरेस्ट ग्रोव थे, विलेजेस बहुत डीप थे, वहां तक आप डायरेक्ट इंटरवीन करें फॉर द रेवेन्यू कलेक्शन, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? जमींदार को तो आपने ऑन बोर्ड लिया ही नहीं है। ऐसे में फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शंस ने, जोग्राफिकल ऑब्स्ट्रक्शंस ने रेवेन्यू कलेक्शन फिजिबल ही नहीं बनाया कलेक्टर के लिए। ये पहली समस्या। दूसरी समस्या, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को इंडिया के रेवेन्यू सिस्टम का नॉलेज ही नहीं था, उसे लैंग्वेज का पता नहीं था, कस्टम कल्चर वैल्यू सिस्टम पता नहीं था कि रेवेन्यू कलेक्शन होता कैसे यहाँ पे, लोगों को विवाहों के दिनों में, त्योहारों के दिनों में किस तरह से अकोमोडेट करके चलना है। वो फार्मूला बेस्ड मेथड पे चलता रहा, वो सफल नहीं हो पाया, लोगों का विरोध झेलना पड़ा। तीसरा, ना ब्रिटिश ना इंडियन दोनों ही स्टाफ उसके पास नहीं था जिसके थ्रू वो ये काम करा पाता। तो कलेक्टरेट सिस्टम का ग्रॉस फेलियर माना गया है क्विनकेनियल सेटलमेंट का फेल होना, ये एक बात थी। लेकिन इसकी जिम्मेदारी सीधी वारन हेस्टिंग का, एक कारण वारन हेस्टिंग वो भूल कर बैठा जो उसे कभी नहीं करनी चाहिए थी। वारन हेस्टिंग और ब्रिटिशर्स खुद को भारत की जमीन का सुपर लॉर्ड मान बैठे, द प्राइम मालिक, ऑनर ऑफ द लैंड। ना कभी सल्तनत रूलरों ने ऐसा इंडिया में किया, ना कभी मुगलों ने। हिंदू कस्टम में ये कंसेप्ट नहीं था कि राजा जमीन का मालिक है, राजा जमीन का प्रोटेक्टरेट होता था, प्रोटेक्टर था। यानी कि आप खेती करिए, आपकी खेती को विरोधी ताकतों से, बगल वाले राज्य से, सेना से बचा के रखेगा राजा। आपकी खेती की उपज मंडियों में बिकेगी, मंडियों को नियमबद्ध करना, ऑर्गेनाइज करना, लॉ एंड ऑर्डर, अनुशासन प्रदान करना राजा। आपके लिए जल व्यवस्था करनी है, बड़े बड़े रिजर्वायर, नहरें, कनाल सिस्टम, सब करेगा राजा। आपको लोन देना, एडवांस देना है राजा। और अनाज के फेल होने पर, सूखा पड़ने पर आपके लिए क्रॉप रिजर्व रखेगा, यह है राजा। तो राजा एक एम्बेडेड पार्ट होता था इकोनॉमी का। तो राजा के इस संरक्षण के लिए उसे बदले में उस उपज का एक हिस्सा रैयत स्वयं देती थी। इस तरह से सिस्टम चलता था। राजा जमीन का मालिक नहीं था। मैं फार्मर हूं तो मैं कल्टीवेटर भी ऑफ द लैंड हूं, मैं ऑनर ऑफ द लैंड भी हूं। ये बड़ी बात। अब ये आ गए भाई वारन हेस्टिंग, इन्होंने कहा कि हम जमीन के मालिक हैं। खुद को गलतफहमी डाल के इन्होंने जमीन बिडिंग पे डाल दी, जमीन की बिड हो गई। जब जमीन की बोली लगी, जिन्होंने बोली लगा के जमीन ली, मालिक वो हो गए। तो नया मालिक का ना हक तो वही दे सकता है ना जो खुद मालिक हो।
खुद को मालिक समझ के उसको नमे, रातों रात एक फार्मर कल्टीवेटर तो है, ऑनर नहीं रहा। ऐसे में बर्बाद कर दिया उन नए प्रोपराइटर ऑनर्स ने इस फार्मर को। तो फार्मर भी गांव छोड़ के भाग गए। कॉर्नवालिस जब 1789 में स्टेटमेंट जारी करता है तो वो ये कहता है कि 1/3 बंगाल का एरिया और 1/3 बंगाल की पॉपुलेशन दोनों गायब है यहाँ से। ये वारन हेस्टिंग का ही सिस्टम है, उसी की देन है, ये हाल हो गया है। तो कुल मिलाकर के एक मिस्टेक उसके एंड पे, जिसपे उसको लगा कि वो मालिक है जमीनों का, ऐसा नहीं था। अगला सबसे बड़ा जिम्मेदार उसे ठहराया गया कि तुमने जमींदार को ऑन बोर्ड क्यों नहीं लिया। बिना जमींदार के अभी ये माहौल नहीं है कि भारत में तुम रेवेन्यू कलेक्शन कर लो, विलेज कम्युनिटी की लॉयल्टी ले लो, उपद्रव को रोको, पुलिस और जुडिशियल सिस्टम अपने लेवल पे प्रोवाइड कर दो। इट इज नॉट एट ऑल फिलहाल पॉसिबल। तो यहाँ पर फिर उसे अपनी गलती सुधारनी थी। ये सारी फ्लॉज, सारी कमियां इसके क्विनकेनियल सेटलमेंट में देखी गई। 1776 में ये सेटलमेंट सिस्टम खत्म हुआ और इस सेटलमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए पहले तो कलेक्टर को जाना तय है। कलेक्टर तो गया, उसकी जगह पे किसको बैठाया? अब वो जो कलेक्टर की पोस्ट थी उस पोस्ट को डिसबैंड कर दिया गया और वो जो सर्किट कमेटी ऑफ द रेवेन्यू थी उनको डिसबैंड कर दिया गया। अब डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करेंगी एज अ कलेक्टर एंड एज अ असेसमेंट एंड द सेटलमेंट ऑफ द रेवेन्यू और एज अ कलेक्टर रेवेन्यू काउंसिल। अब क्या बनाए गए? कलेक्टर को डिसबैंड करके 6 रेवेन्यू काउंसिल। अब कलेक्टर यानी कि एक सिंगल पर्सन का ऑफिस ही कलेक्शन का काम नहीं देखता। अब सर्किट कमेटियां सेटलमेंट या असेसमेंट नहीं करती। एक यूनिफाइड बॉडी बनाई है कि कैओस क्रिएट ना हो, ओवरलैपिंग ऑफ द जुरिस्डिक्शन ना हो, रेपिटिशन ऑफ द वर्क ना हो और डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा वाइडर ओपिनियन आ सके। इसके लिए रेवेन्यू काउंसिल, तो ये भी इसी की देन है। रेवेन्यू काउंसिल, कलेक्टर एंड सर्किट कमेटी दोनों उसी में है। ओके, इन रेवेन्यू काउंसिल को कौन मैनेज करेगा? कलकत्ता की मेन रेवेन्यू काउंसिल, उसका नाम क्या है? मेट्रोपॉलिटन रेवेन्यू काउंसिल। 6 रेवेन्यू काउंसिल्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, मेट्रोपॉलिटन रेवेन्यू कमेटी ऑफ द कलकत्ता। काम चल रहा है बड़े अच्छे से। अब ऐसे में वारन हेस्टिंग ने देखा कि पहले सारा रेवेन्यू कलेक्ट होता था, तो सारा रेवेन्यू कलेक्ट होकर जिस कोष में जमा होता था, जिस ट्रेजरी में, वो थी नवाब की राजधानी मुर्शिदाबाद। अब जब कलेक्टर हम हैं, दीवानी हमारी, सारा कोष भी हमारा, तो अब वो मुर्शिदाबाद से शिफ्ट होगा कलकत्ता। तो इन्होंने ट्रेजरी शिफ्ट की मुर्शिदाबाद से कलकत्ता। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। सेकंड, इतनी सारी रेवेन्यू काउंसिल पैसा इकट्ठा करेंगी, ऊपर रेवेन्यू कमेटी मेट्रोपॉलिटन कलकत्ता में जिसका मेंबर गवर्नर और उसकी काउंसिल के मेंबर। हम तो असेसमेंट देखेंगे, कलेक्शन देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, लेकिन काउंसिलों ने अरेंजमेंट सही किए हैं कि नहीं किए? जितना कलेक्शन तय था उतना करके अकाउंट मेंटेन किया कि नहीं किया? फिर हमें सही इंफॉर्मेशन देते हुए सही कलेक्शन पहुंचाए कि नहीं? ये सारा एक मेंटेनेंस अकाउंट का होना चाहिए। तो अकाउंटेंट जनरल, तो वारन हेस्टिंग ने भारत को ब्रिटिश तंत्र के तहत पहला अकाउंटेंट जनरल दिया। तो अकाउंटेंट जनरल की पोस्ट ट्रेजरी को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता शिफ्ट करना, रेवेन्यू काउंसिल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और मेट्रोपॉलिटन रेवेन्यू कमेटी सेंट्रल लेवल पर, और इन्हीं रेवेन्यू काउंसिल को आगे जाकर के कहा जाएगा रेवेन्यू बोर्ड। तो देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था लंदन में, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए। और अगर आपसे कोई पूछे कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसने बनाया, दैट इज वारन हेस्टिंग। वो इंडिया में बना है भारत के रेवेन्यू को मैनेज करने के लिए। ये सिस्टम ये दे करके गए। अब ये इन्होंने कर लिया था 1776 में क्विनकेनियल सिस्टम फेल होने के बाद। कमीशन अपॉइंट किया हुआ था, कमीशन ने रिकमेंडेशन दे दी, सारा कुछ आ गया। तो 1781 में अपने इस प्रोसीजर में भी इन्होंने परिवर्तन कर दिए। वह परिवर्तन क्या थे? इन्होंने वापस से कलेक्टर को उसकी पोस्ट पर इंस्टॉल कर दिया। ध्यान रखिएगा। तो आपसे कोई पूछे कि सिस्टम कैसा रहा वारन हेस्टिंग का, इनिशियली भी कलेक्टर, मिड में आके रेवेन्यू काउंसिल, अगेन फिर से कलेक्टर, और जब इसने कलेक्टर को रिमूव किया था
इसने लोकल ऑफिसर्स कानून को भी रिमूव कर दिया, जिसका मानना था कि कानून को ने रोल नहीं प्ले किया रेवेन्यू कलेक्शन में। वापस से फिर से कानून को अपॉइंट किए गए, ये 1781 में। तो 1781 में कलेक्टर वापस अपनी जगह पर आए, कानून को वापस अपनी जगह पर आए, ये एक परिवर्तन रेवेन्यू में हुआ। और इस पूरे 10 साल की प्रक्रिया के दौरान 1772 से 1781 तक एक परिवर्तन ये हुआ कि 1772 के क्वीन कैनियल सिस्टम में जिन जमींदारों को दरकिनार किया गया था, अब 1776 के इस नए सेटलमेंट सिस्टम में वापस से 5 साल वाला सेटलमेंट सिस्टम खत्म करके ये एनुअल सेटलमेंट पे आए थे। और ऐसे में इन्होंने मेजर स्टेक होल्डर प्रोपराइटर जमींदार को एड्रेस किया, क्योंकि ये स्वीकार कर गए थे कि बिना जमींदार की भागीदारी के न टैक्स असेस हो सकता है न कलेक्ट हो सकता है। तो 1776 में जमींदार को एज अ लेजिटिमेट स्टेक होल्डर काउंट कर गए थे। इसी वजह से फिर कॉर्नवालिस ने इस लेगेसी को ऑफिशियल लेवल पे प्रॉपर फॉलो किया। आई बात समझ में? क्योंकि 5 साल का सेटलमेंट सिस्टम विदाउट जमींदार फेल हो गया था वारेन हेस्टिंग का, इसलिए कॉर्नवालिस उस पर कोई रिस्क नहीं ले सकता था। ये सारा सेटलमेंट सिस्टम इनका क्लियर आया। अब कलेक्टर कानून को नहीं भूलेंगे, रेवेन्यू काउंसिल जिनको रेवेन्यू बोर्ड कहते हैं नहीं भूलेंगे, सर्किट कमेटियां शुरू वाली नहीं भूलेंगी। ये सारा एक तरफ काम कर रहा है। इसी से कनेक्टेड जुडिशियल सिस्टम। देखिए, आपने जब रेवेन्यू सिस्टम भारत का बदल दिया तो रेवेन्यू से जुड़ी हुई ये सारी सिविल प्रोसीडिंग, तो आपको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी बदलनी पड़ेगी, जिससे कनेक्टेड है अपने आप में जुडिशियल सिस्टम, तो जुडिशियल सिस्टम भी बदलना पड़ेगा। इन्होंने एक नया जुडिशियल सिस्टम दिया। क्या हुआ? देखिए, अब के पहले क्या होता था कि गांव लेवल पर पंचायतें थी, न्याय वहां पे हो जाता था। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, अगर आप इस्लाम से हैं और आपको कोई परेशानी है छोटे मोटे स्तर पर, आप गांव के किसी भी या शहर में किसी काजी या मुफ्ती के पास जाते थे, उसको थोड़ी सी फीस दे करके उससे केस का निपटारा कर लेते थे। तो काजी मुफ्ती पैसे लेके केस का निपटारा कर देते थे। दूसरा, निजामत अदालतें हुआ करती थी नवाब की, और नवाब उनके माध्यम से ही काजी मुफ्ती और मौलवियों के सहारे से जस्टिस डिस्पेंस किया करता था। तो हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द जुडिशियल बॉडी स्वयं नवाब ही हुआ करते थे। उनके अधीन चीफ काजी काम करते थे, सदर उस सुदूर, इस तरह के कर्मचारी हमने मुगलों के समय में पढ़े थे जुडिशियल बॉडी में। लेकिन इस दौरान अब क्या हुआ? सबसे पहले इन्होंने जुडिशरी को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे ऑर्गेनाइज किया? इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 2 अदालतें बनाई, एक सिविल अफेयर की, इसका नाम डाला गया दीवानी अदालत, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो इसका नाम डाला गया मफसिल दीवानी अदालत। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही एक क्रिमिनल कोर्ट बनाई, इसका नाम डाला गया फौजदारी अदालत। और क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो ऐसा क्या गया, मफसिल फौजदारी अदालत। तो मफसिल दीवानी अदालत, मफसिल फौजदारी अदालत एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो मफसिल दीवानी अदालत है, द सिविल कोर्ट, इसको प्रिसाइड कौन करेगा? द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रेवेन्यू कलेक्शन की भी है, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मफसिल दीवानी अदालत में जस्टिस डिस्पेंस करने की भी है। तो एक यूरोपियन ही डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत में बैठेगा। देखिए, आप समझिए कि धीरे धीरे से नवाब से ट्रेजरी डिटैच कर दी, धीरे धीरे नवाब के हाथों से डिप्टी डुप्टी की सारी पोस्टें खत्म करके एडमिनिस्ट्रेशन डिटैच हो रही है, जुडिशरी भी डिटैच होगी, मतलब पावर कंसंट्रेट की जा रही है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया जा रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट स्ट्रक्चर दिया जा रहा है, ब्रिटिश गवर्नेंस दी जा रही है। बड़ी बात। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो एक यूरोपियन होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यूरोपियन साइमल्टेनियस वर्ड चलेगा। जब मैं डीसी कहूंगा तो आप यूरोपियन समझ जाना, क्योंकि कॉवर्नेंटेड पोस्ट इंडियन तो जा नहीं सकता था। निजामत अदालत, जो फौजदारी अदालत है, वो फौजदारी अदालत में, क्योंकि क्रिमिनल केसेस है ना, सिविल केसेस तो आप ट्रायल करते थे, अगर हिंदू है तो हिंदू लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ, यहीं से पर्सनल लॉ वर्ड आया ना, क्योंकि जब एक तरफ आप बात करते हैं क्रिमिनल केसेस की, तो रूलिंग अथॉरिटी मुगल थे, उसके बाद नवाब आ गए, तो ये तो हो गया एक वो लॉ जो यूनिवर्सल लॉ है, यही लगना है, चाहे क्राइम हिंदू करे, मुस्लिम या कोई और करे। लेकिन इनके अलावा इस यूनिवर्सल लॉ में हमारे पर्सनल लॉ भी तो, यूनिफॉर्म लॉ में हमारा पर्सनल